देखो बच्चों, हम एमएससी एंट्रेंस के लिए कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे कंपटीटिव मैथ के, लेकिन मैं आपको आज थोड़ी थ्योरी करवा देता हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कई बार नए कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, हमें पता नहीं होता है थ्योरी क्या है। उसी पोर्शन में आपको मैं करवाता हूँ पार्टीशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर की पार्टीशन क्या होती है, क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर बहुत चीज़ें निकालने के काम आती है। जैसे कंजुगेट क्लास निकालनी है अगर सिमेट्रिक ग्रुप में, अगर आपने ये निकालने हैं कि इस ऑर्डर पर्टिकुलर ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने होंगे, तो इन चीज़ों में ना नंबर ऑफ पार्टीशन काम आते हैं आपके। तो नंबर ऑफ पार्टीशन तब पढ़ेंगे व्हाट इज द पार्टीशन। पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर की पार्टीशन क्या होती है और कैसे निकलती है और संख्या में कितनी होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपको कोई भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर हो, देन n इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 सोन, जितने मर्जी आप पार्ट में डिवाइड करना चाहो कर दो। कंडीशन क्या है इस प्रकार से कि 1 ग्रेटर देन n1 ग्रेटर देन n2 सोन ग्रेटर देन nr, ठीक है, और ni's बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कंडीशन होनी चाहिए आपकी। यानी कि इस प्रकार से पार्टीशन में डिवाइड कर दो कि आपने नेचुरल नंबर के में ब्रेक करना है, और नेचुरल नंबर है तो 1 से ग्रेटर देन ही होंगे, ठीक बात है। और एक अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग मतलब एक जैसे पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा है उससे बड़ा, जैसे कि मान के चलो कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। वो असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखते हैं हम, ये तो कोई नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि वही पार्टीशन रिपीट ना हो जाए। रिपीटेशन से बचने के लिए हम इसको याद रख लेंगे कि क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको कुछ पार्टीशन निकालना सिखाता हूँ। मान लो पहले नेचुरल नंबर है, भाई पहला जैसे पॉजिटिव इंटीजर बोल दूँ या नेचुरल नंबर बोल दूँ सेम ही बात है, पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। पहले मैंने 1 ले लिया, तो 1 की पार्टीशन ब्रेक करो, 1 से छोटा यूज नहीं करना, और किस में ब्रेक करें, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो 1 की पार्टीशन है ना बच्चों, कितनी होगी 1, ठीक है। फिर n इक्वल टू 1 लेके चले, फिर मैं मान लेता हूँ n इक्वल टू 2। अब देखते हैं कितनी पार्टीशन हो सकती है n इक्वल टू 2 की। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, और 2 को लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन है ना, कितनी r पे कोई कंडीशन नहीं है कि 3 फैक्टर में डिवाइड मतलब एक्सप्रेस करना है, या 10 फैक्टर में करना है, या 2 फैक्टर लेने हैं, या फिर 1 फैक्टर लेना है। नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। r के ऊपर मैंने कहीं कोई कंडीशन नहीं लिखी कि r कितना होना चाहिए, क्या कंडीशन है। कंडीशन ओनली है कि असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए और सारे के सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो 2 की पार्टीशन कितनी बनी, 2। इसी प्रकार से 3 है, n इक्वल टू 3 के लिए काम कर रहे हैं हम। तो 3 के लिए तो ये बनेगी 1 1, और एक क्या बनेगी 1 प्लस 2, और एक क्या बनेगी 3। तो पार्टीशन कितनी बनी 3 के लिए 3। नंबर ऑफ पार्टीशन, ये जो पी एन डिनोट कर रहा हूँ ना मैं, ये लिख लेना, जो पी डिनोट करता हूँ, पी एन इक्वल टू है नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n। ये p इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो कई बार तो ये होता है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी पार्टीशन होगी। ये तब काम आता है जब सिमेट्रिक ग्रुप में टाइप ऑफ एलिमेंट निकालने हो, या फिर आपने ये तब भी काम आ सकता है कि नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, तब ये यूज होगा। अगर केवल नंबर पूछा गया हाउ मैनी कितने होंगे, तब केवल ये यूज होगी। इसलिए डायरेक्ट नंबरिंग जरूर याद होनी चाहिए। ये तो थोड़ा बहुत आप आगे जाके ना भी हो, लेकिन ये जरूर याद होनी चाहिए। भी ये यूज होता है हमारे यहाँ भी, मैंने पहले बताया, जैसे टाइप ऑफ एलिमेंट निकालना है सिमेट्रिक ग्रुप में या अल्टरनेटिंग ग्रुप में, या फिर आपने ये नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कौन कौन से होंगे, अगर ये चीज़ निकालनी है तब भी ये यूज होगा। तो 3 की 3 होंगे। और कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको ये लिख देते हैं एक 2 प्लस 1, ये तो रिपीटेशन हो जाएगी ना इसकी, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा था कि असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। 2 के बाद 1 नहीं आ सकता, 1 के बाद 2 आ सकता है, ठीक है, उस रिपीटेशन से बचने के लिए। फिर उसके बाद जो मैं आपको करवा रहा हूँ 3 तक की होगी। देखो फिर पार्टीशन फॉर n इक्वल टू 4, देखना n इक्वल टू 4 के लिए क्या होगी, 4 लिख लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1।
एक तो ये हो गया। नेचुरल नंबर में यूज करना, असेंडिंग ऑर्डर है, इक्वल ले सकते हो, इक्वल में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बात है। फिर आपका 1 + 3, फिर आपका 2 + 2 ये हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है 1 + 1 + 2, ठीक है। और क्या हो सकता है, अकेला 4 भी हो सकता है। कितने हो गए, 2, 2 4 और 1 5। तो नंबर ऑफ पार्टीशन फॉर n = 4 के लिए कितनी होगी, 5, ठीक है। फिर ऐसे नंबर ऑफ पार्टीशन आपने 5 के लिए निकालनी है। बहुत यूजफुल टॉपिक है हमारा ये, नंबर ऑफ पार्टीशन फॉर 5, ठीक है। उससे निकालने के लिए पहले n = 5 मान लिया मैंने, इसको मैं ब्रेक करता हूँ। तो सबसे पहले तो यही होगा आपका 1 + 1 + 1 + 1 और 1, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर मैं लिख लेता हूँ 1 + 1 + 1 2, फिर मैं लिख लेता हूँ 1 + 1 + 3, और फिर मैं लिख लेता हूँ 1 + 4, ये होगा। और सोचो कितना होगा, ये भी हो सकता है 2 + 3, ये भी हो सकता है 1 + 2 + 2, ठीक है। कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक और बच गई हमारी, कौन सी, सॉरी 5, ये हो सकता है। तो कितनी होगी अब देखो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, सोच के देखना, देखो पलटने नहीं आपने, ये 4 को आप लिखोगे 4 + 1, फिर ये ऑर्डर फेल हो जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन लगाई है ताकि आप रिपीटेशन से बचे रहो। रिपीटेशन ना लिखो, एक पार्टीशन को 2 बार ना लिखो। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ पार्टीशन फॉर 5 = 7, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, फिर उसके बाद 6 के लिए किसकी बारी आ गई, 5 के बाद क्या नंबर आता है, 6। तो n = 6 के लिए देखते हैं, ओके। तो 6 को लेते हैं 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। फिर 6 को लेते हैं 1 + 1 + 1, ये कितना 4 5 है, 6 लिख लो, 2 2 4 अच्छा, ठीक है। 4 कितना हो गया, 2 4 2, ठीक है। और लेते हैं 1 + 1 + 1 3, फिर लेते हैं 1 + 1 4, और फिर लेते हैं 1 + 5, ठीक है। फिर आप लेते हो 1 + 2 + 3, फिर लेते हैं 1 + 1 2 + 2, ठीक है। और लेते हैं ये आपका 2 से शुरुआत करो, 2 + 2 + 2, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और सोचो क्या हो सकता है, 1 2 + 4, ठीक है। और सोचो क्या हो सकता है, 3 + 3, ठीक है। और सोचो क्या हो सकता है, एक तो बच गया 6। अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी पार्टीशन आई 6 के लिए, 11 नंबर ऑफ पार्टीशन। देखो हमने 1 के लिए नंबर ऑफ पार्टीशन निकाली बच्चों, कितनी आई थी 1, 2 के लिए कितनी आई थी 2, 3 के लिए कितनी आई थी 3, और 4 के लिए कितनी आई 5, फिर 5 के लिए कितनी आई 6, और 6 के लिए कितनी आई 11, ठीक है। इसके बाद बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या सर कोई जनरल फार्मूला नहीं है पार्टीशन निकालने का कि n पुट करें और फार्मूला बन जाए। यस, जनरल फार्मूला है, लेकिन जनरल फार्मूला जो है वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत लेंथी है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। जैसे कैसे कन्फ्यूजन आएगी, आपने जब भी अगर कहीं पर इसका जनरल फार्मूला पढ़ा होगा तो इसका जनरल फार्मूला पीछे वाली पार्टीशन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपने 7 की पार्टीशन निकालनी है ना, तो 6 तक की पार्टीशन यूज करो,
6 की निकालनी है तो 5 तक की करो, 8 की निकालनी है तो 7 तक की करो। इस वजह से इसका जनरल फार्मूला बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ता है। अब आगे 1 2 की और आप निकाल के देख सकते हो कि पार्टीशन कैसे होगी, लेकिन आपको निकालनी इसके बाद आए या ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद जरूर होनी चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट याद करवाता हूँ। नंबर ऑफ पार्टीशन की 6 होती है, 6 के बाद कितना है 7, 7 में कितनी होंगी 15 या 11 थी ना, फिर 8 की नंबर ऑफ पार्टीशन होती है 22, फिर कितना आ गया 9 की नंबर ऑफ पार्टीशन होती है 30, और फिर कितना आ गया 10 की नंबर ऑफ पार्टीशन कितनी होती है 42। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टीशन होती है। आप यहाँ तक 7 तक तो लगभग आपको निकालनी भी आनी चाहिए कौन सी होती है। इसके बाद निकालना ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये नंबर 10 तक याद होनी चाहिए। 10 से ज़्यादा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कभी भी यूज नहीं मिलेगा, रेयर चांस है, फिर तो आप कहीं तक याद कर लो भी कुछ भी आ सकता है। जर्नल फार्मूला जो आप इसका बुक में देखोगे बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जर्नल फार्मूला क्या मैंने पहले ही बोल चुका आपको कि एक की पार्टीशन निकालनी है तो उससे पहले वाले सभी पार्टीशन के क्या होते हैं यूज होते हैं। तो एक ये टॉपिक है कि जो आपका इसमें कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके ऊपर ना कई रिजल्ट यूज होते हैं और कई क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आइलर फाई फंक्शन यूज होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, आइलर फाई फंक्शन क्या होता है आपका, आइलर फाई फंक्शन ये होता है कि वो इंटीजर जिनके, देखो आइलर फाई फंक्शन जो होता है वो 1 के लिए तो डिफाइन ही 1 है, ध्यान से सुनना, 1 के लिए डिफाइन ही 1 है। फिर उसके बाद ग्रेटर देन 1 के लिए इस प्रकार से हैं, वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू n, और GCD m और n की इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, कई बार बच्चे ना इस पे भी डाउट कर लेते हैं कि सर लेस देन आएगा या इक्वल टू आएगा या दोनों आएंगे। ठीक है, इसमें आप चाहे लेस देन लिख लो चाहे इक्वल टू लिख लो, ये कोई गलत नहीं है। कोई क्लेम करता हो कि ना भी लेस देन ही आएगा इक्वल टू नहीं आएगा, कोई गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के लिए तो अलग से डिफाइन कर लिया, और 1 के बाद वो नंबर आएंगे जो लेस देन होने चाहिए और इक्वल टू हो, और GCD कितना होना चाहिए 1। अब बता गए सर अगर मैं इक्वल टू ना लूँ तो एक n छूट गया, जो जैसे मान लो 10 है तो 10 इक्वल टू नहीं लिया ना तो कहाँ तक लेना 9 तक, और इक्वल टू ले लिया तो कहाँ तक जाएगी काउंटिंग 10 तक। अब बच्चों सुनो, उनमें से वो लेने ना जिनकी GCD 1 है, तो 10 अगर आपने ले भी लिया 10 के साथ GCD 1 कभी भी नहीं आएगी। जब कभी भी नहीं आएगी तो यहाँ 10 लेने की जरूरत नहीं, आप लो तो भी कोई चेंज नहीं होना, इसको आंसर में नहीं आना, उसका कोई इफेक्ट नहीं आना ना, इस कंडीशन में फेल है ये। ठीक बात है, कई बार ऐसी होती है कि एक कंडीशन है, एक कंडीशन पहले ही पता है मैं फेल है भाई, जब एक कंडीशन फेल है दूसरी में आप उसको इंक्लूड कर भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो एक कंडीशन में पहले से ही फेल है, देखो जैसे मैं आपका जब अब हम है ना MSc एंट्रेंस के पर्पज से अभी कर रहे हैं तैयारी। आप सोच के देखो बच्चों, हम MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके लिए स्टडी कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन एक बात सोच के देखो, एक बच्चा है ऐसा है बाई चांस उसका ऐसा हुआ 6 सेम में री आ गई, 6 सेम में री आ गई तो वो उसका जो ग्रेजुएशन वो क्लियर नहीं हुई, वो आगे एडमिशन नहीं ले सकता। अब उसने क्या, वो इंट्रेंस पेपर तो दे सकता है, उसने इंट्रेंस पेपर दिया और वो है ना बहुत, वैसे मैं भी मान लो मैं एडमिशन लेता हूँ, मैंने भी इंट्रेंस पेपर दिया और उस बच्चे ने भी इंट्रेंस पेपर दिया, और मान लो 10 सीट हैं और मैं 11th नंबर पे हूँ और एक बच्चा वो आगे है, तो मैं श्योर हूँ कि मुझे सीट मिलेगी, क्योंकि जो एक बच्चा आगे है चलो उसने एंट्रेंस तो टॉप कर दिया, मेरे से ऊपर चला गया, जब उसके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे उसके तो ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है, वो बाहर हो जाएगा, और वो बाहर होते ही मुझे सीट मिल जाएगी। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, इस इक्वल टू में कई बुक लिख देते हैं कहीं ना लिखे, लेकिन आपने कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे इक्वल टू हो या फिर ना हो, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की जो 1 से ग्रेटर देन हो, 1 के लिए मैंने अलग निकाल दिया, जो 1 के ग्रेटर देन हो उसकी खुद के साथ GCD 1 कभी भी नहीं आ सकती। उन जैसे 10 के साथ GCD 1 थोड़ी आएगी बच्चों, कभी भी 10 ही आएगी, और जब तक GCD 1 नहीं आए तो हमारी कलेक्शन में नहीं आएगा। तो कौन से नंबर होते हैं, जैसे आइलर 10 मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको, जैसे 10 है, इसमें वो नंबर निकालो जो 10 से छोटे हों और GCD 1 हो 10 के साथ। तो ट्राई करो, पहले मैंने 1 लिया GCD 1 है, ठीक है, फिर मैंने 3 लिया, फिर मैंने 5 नहीं आएगा, फिर मैंने 7 लिया और फिर 9 लिया। ये 4 ही नंबर ऐसे हैं
मैंने 1 से लेकर 10 तक ट्राई किए हैं। कोई बच्चा बोले सर 9 तक ट्राई किए हैं, नहीं 10 ट्राई करके देख लो। मैं जब 10 को ट्राई करूंगा 10 की जीसीडी 10 के साथ 1 आएगी नहीं तो इस कलेक्शन में नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से आइलर 5 फंक्शन आपको निकालने आना चाहिए। कुछ आइलर 5 फंक्शन आपको डायरेक्ट याद भी होने चाहिए, जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 2, 5 का 4, 6 का 2, 7 का 6, 8 का 4, 9 का 6, फिर 10 का 4, 11 का 10, 12 का 4, 13 का 12, 14 का 6 और 15 का आपका 8 और 16 का भी 8 होता है। यहाँ तक के आइलर 5 फंक्शन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो ये काउंटिंग में है, ये तो होता है कि कौन कौन से आइलर जो फंक्शन निकाले तो कौन कौन से नंबर बनेंगे, और ये काउंटिंग में कितने, जैसे 1 2 3 4, 10 का 4 है ना, मैंने भी 4 लिखवाया है। तो यहाँ तक आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। अगर आपको यहाँ तक डायरेक्ट याद है, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, इवन चाहे आप नेट का पेपर भी देते हो, इनसे बाहर नहीं मिलेगा, यहीं तक पूछ लेगा वो क्वेश्चन, या फिर इनको ब्रेक कर लेंगे, आगे फार्मूले याद होने चाहिए। लेकिन यहाँ तक तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करें, आपको डायरेक्ट याद भी होने चाहिए। ओके, ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत तो मेरे से पूछ लेना। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ थ्योरी भी करवा दें वीडियो के द्वारा। ठीक है, ओके।